जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आईआर का जो लेक्चर 4 है उसमें कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो पड़ोसी देश के अब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा एक्सटेंडेड नेबरहुड पे जाएं। ठीक है, तो हमें दिखेगा सेंट्रल एशिया रीजन। सेंट्रल एशिया दिखेगा, वेस्ट एशिया दिखेगा और ईस्ट एशिया दिखेगा। ठीक है, कायदे से इन तीनों पर एक एक प्रश्न होने चाहिए। अभी हम लोग एक सेंट्रल एशिया पे करते हैं। समय अगर परमिशन करेगा तो वेस्ट एशिया ईस्ट एशिया पे भी करेंगे, नहीं तो एकदम आपका कॉन्सेप्ट एक जैसा रहेगा जैसा मैं बता रहा हूँ। बस नाम जहाँ जहाँ सेंट्रल है वहाँ पे वेस्ट लिख देना है, ईस्ट लिख देना है, बस। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है इसमें। देखिए, अगर मैं बात करूँ सेंट्रल एशियन रीजन की, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हर भारत के, जैसे ये मान लो हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है, तो भारत के इधर जाओ, भारत के इधर जाओ, भारत के इधर जाओ। तो भारत ने सबके लिए एक पॉलिसी बना रखी है। नेबर्स के लिए क्या बना रखा है? नेबरहुड फर्स्ट। एक्सटेंडेड नेबरहुड में जाओगे तो भारत ने बना रखा है ईस्ट जाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट। वेस्ट जाने के लिए यानी आप जाओ, अगर वेस्ट का मतलब वेस्ट एशिया में अगर आप जाओ तो भारत ने बना रखा है एक्ट वेस्ट या लुक वेस्ट पॉलिसी। और यहां पर बना रखा है सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्ट सेंट्रल एशिया, कनेक्ट सेंट्रल एशिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। तो जब आप आंसर लिखोगे सेंट्रल एशिया पे, वेस्ट एशिया पे, ईस्ट एशिया पे, तो आप इन बातों को, इन कीवर्ड्स को आंसर में जरूर बताएंगे कि भारत की ये पॉलिसी है वहां के लिए, भारत की ये पॉलिसी है वहां के लिए। इससे बच के आपको नहीं जाना है, पहली बात। ठीक है, उसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में दिखने चाहिए, जैसे 4C, 4C। ठीक है ना? ये कीवर्ड्स दिमाग में रखने चाहिए। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, तो ध्यान रखिए कुछ कीवर्ड ध्यान रखिए, एनर्जी सिक्योरिटी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये सब कुछ कीवर्ड्स आपके आंसर में दिखने चाहिए। अब एक बार अगर हम इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को करते हैं, तो प्रश्न पहले देखते हैं। कह रहा है भारत के लिए मध्य एशिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, यानी हाईलाइटनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया रीजन फॉर इंडिया, या सेंट्रल एशिया रीजन फॉर इंडिया, डिस्कस द चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, रिलेशनशिप। ये प्रश्न कह रहा है भारत और मध्य एशिया के संबंधों को मजबूत करने के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा करें। तो कौन सी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस कौन से हैं? ठीक है, चैलेंजेस कौन से हैं? अब देखो, जहां जब जब बात करेंगे चैलेंजेस की, तब तब बात आपको याद करनी है, क्योंकि ये एक्सटेंडेड नेबरहुड है। ध्यान रखिएगा, हमारा पहला नेबरहुड है पाकिस्तान, चाइना और बाकी वो सारे 4 कंट्रीज। सेकंड नेबरहुड हमारा क्या है? सेकंड नेबरहुड हमारा ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ये है। तो एक्सटेंडेड नेबरहुड में चैलेंज में चाइना जरूर आएगा, चाइना जरूर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस रीजन की बात हो रही है, ये जिस रीजन की बात हो रही है वहां पे अस्थिरता है क्या? क्या अस्थिरता है? जैसे मैं बात करूं अगर ईस्ट एशिया में, तो ईस्ट एशिया में म्यांमार में अस्थिरता है, दिमाग में रहना चाहिए। वेस्ट एशिया में या सेंट्रल एशिया के बगल में, दोनों में बेसिकली अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान के पास आप कह सकते हो अस्थिरता है। ठीक है, हालांकि अफगानिस्तान वेस्ट और सेंट्रल के बीच में है एग्जैक्टली, लेकिन आप वेस्ट में भी बता सकते हो, सेंट्रल में भी बता सकते हो, अफगानिस्तान में अस्थिरता है। ठीक है, वेस्ट एशिया खासतौर पे, अब सॉरी जो सेंट्रल एशिया है खासतौर पे रशिया यूक्रेन वॉर का बहुत बुरा इंपैक्ट वहां पे पड़ा है, तो रशिया यूक्रेन वॉर आपके दिमाग में आना चाहिए। वेस्ट एशिया की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट एशिया में इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा मैटर है। ठीक है, वहां पे जो इराक सीरिया में आईएसआईएस के चैलेंजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो प्रभाव में जब चैलेंजेस की बात करें तो हर जगह चीन एक बड़े चैलेंज के रूप में भारत के सामने आता है। और चीन कैसे आता है? क्योंकि पहली बात, चीन की कनेक्टिविटी अच्छी है। सेंट्रल एशिया में देखो तो चीन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, चीन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। अगर आप बात करो ईस्ट एशिया में, तो चीन डायरेक्ट कनेक्ट होता है। वेस्ट एशिया में डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होता है, लेकिन
ग्वादर के माध्यम से, ठीक है, सीपीईसी के माध्यम से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा है चाइना। चाइना का ट्रेड लगभग हर रीजन में भारत से 10 गुना प्लस है। तो अगर भारत $1 का व्यापार करता है तो चाइना $10 का व्यापार करता है। तो सीधी बात है, इनका इंपैक्ट यहाँ पर ज्यादा होगा, चाइना का इंपैक्ट हर में ज्यादा होगा। तो चीन का प्रभाव, फिर आर्थिक, फिर अन्य 2-3 जो चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं कि किसी मुद्दे पर लेके चैलेंजेस है कि नहीं, किसी बात को लेके चैलेंजेस है कि नहीं, क्या कोई करंट चैलेंज बन के आया है, जैसे मैंने बताया आपको रशिया यूक्रेन वॉर, तो वो आप डाल देंगे आंसर में, ठीक है। इसके अलावा एक जो चैलेंज है वो हर जगह से है, कनेक्टिविटी का चैलेंज। कनेक्टिविटी का चैलेंज हर जगह है भारत के साथ, ठीक है। चाहे आप देख लो ईस्ट एशिया में, चाहे आप देख लो वेस्ट एशिया में, चाहे आप देख लो सेंट्रल एशिया में, भारत की कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर है, बहुत पुअर कनेक्टिविटी है। खासतौर पर अगर मैं सेंट्रल एशिया की बात करूं तो भारत डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है भारत, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमको व्यापार करना है तो या तो पाकिस्तान के रास्ते जाना होगा, या तो घूमते फिरते जाना होगा अफगानिस्तान और इन देशों के रास्ते, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे हमारा व्यापार वहां पे प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा अब इस प्रश्न पे आते हैं, लाइन से करते हैं। पहले स्ट्रक्चरिंग देखते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन क्या होगा। तो इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो, भारत और मध्य एशिया के ऐतिहासिक संबंधों को बता सकते हो कि जो मध्य एशिया है वो कुषाण काल, आप देखोगे जो सिल्क रूट है, ठीक है, सिल्क रूट जो भारत को यूरोप और चीन से जोड़ता था, ठीक है, उसका पार्ट था मध्य एशिया, ठीक है ना। कुषाण और मुगल इसी देश से आए थे, ये यहीं से आए थे, इसी क्षेत्र से आए थे कुषाण और मुगल। तो आप इस बात को बता सकते हो कि ये ऐतिहासिक संबंध रहे हैं भारत और मध्य एशिया के मध्य एशिया न केवल पुराने सिल्क रूट जो कि यूरोप तथा चीन को भारत से जोड़ता था, बल्कि यहाँ के कई शासक कुषाण मुगल भारत में कई वर्षों तक शासन किए। ऐसा करके आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या बनाएंगे, इसके बाद आप बनाएंगे मैप। मैंने कहा इंटरनेशनल रिलेशन में यार मैप बनाना, तो मैप क्या बनाएंगे आप, ये हो गया, ये सेंट्रल एशिया है। तो देखो यहाँ पे ये भारत है, लग रहा है ना भारत है, ये पाकिस्तान है, और ये अंदर हॉर्मुज संधि, ये हॉर्मुज वाला रास्ता है, ये रेड सी वाला रास्ता है, थोड़ा सा भटका भटका लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है तजाकिस्तान, यहाँ पे तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, तापी प्रोजेक्ट। फिर यहाँ से हॉर्मुज से, यहाँ से हॉर्मुज से आगे, मतलब ईरान के आगे, यहाँ पे आप चाबहार दिखा सकते हैं, हॉर्मुज आगे ये नेटवर्क, इसको आप क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये 2 प्रोजेक्ट यहां पर दिखाएंगे, और यहां पे क्या लिखेंगे, मध्य एशिया एवं भारत के मध्य व्यापार एवं कनेक्टिविटी, व्यापार एवं ऊर्जा सुरक्षा या कनेक्टिविटी एवं ऊर्जा सुरक्षा, इस मैप में आप ये दिखाएंगे। तो INSTC क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उत्तर से दक्षिण, इंटरनेशनल नॉर्थ से साउथ, यहाँ पे कैस्पियन सी के रास्ते, है ना, कैस्पियन सी के रास्ते और रोड, रेलवे, ठीक है, समुद्र, सबके माध्यम से क्या किया जाएगा, समान दक्षिण से लेकर उत्तर और उत्तर से दक्षिण पहुंचाया जाएगा। ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये किसका प्रोजेक्ट है, भारत, रशिया और सेंट्रल एशियाई देशों का, भारत, रूस एवं सेंट्रल एशियाई देशों का, ताकि भारत को जोड़ा जा सके यूरोप और रशिया से और सेंट्रल एशिया से। तो आप देख सकते हो, आप इस बात को आराम से बता सकते हैं, ठीक है, ये आप मैं बना देंगे तुरंत और हो जाएगा। अब आते हैं मेन बॉडी पर।
ठीक है, अब आते हैं मेन बॉडी पर। मेन बॉडी पर कह रहा है महत्व पर प्रकाश डालें। भारत और मध्य एशिया, भारत के लिए मध्य एशिया का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बहुत आसान है इंपॉर्टेंस। पहला है आर्थिक इंपॉर्टेंस। आर्थिक इंपॉर्टेंस में क्या हो जाएगा? व्यापार, प्रत्यक्ष व्यापार, बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, वहां पे न केवल भारत की मूवीज बहुत ज्यादा चलती हैं, बल्कि कच्चे कच्चे आप कह सकते हो कि क्या है, जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उनका एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। दूसरा आर्थिक में, और दूसरा क्या हो जाएगा? कच्चे माल का स्रोत है, बहुत ज्यादा यहाँ पर संसाधन है। यूरेनियम तजाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। ऊर्जा सुरक्षा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लिखिए, मतलब अगला लिखिए ऊर्जा सुरक्षा यहाँ पर आर्थिक के बाद। हाँ ठीक है, आप ये लिखिए आर्थिक में संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, समृद्ध क्षेत्र है जहां पर सोना, कोयला, तेल एवं गैस के प्रचुर स्रोत हैं। तांबा लिखिए, तेल एवं गैस में तांबा इत्यादि के प्रमुख प्रचुर स्रोत हैं। फिर आर्थिक के बाद दूसरा डालिए ऊर्जा सुरक्षा, इसीलिए मैं उसमें ऊर्जा सुरक्षा नहीं, अगला लिखो ऊर्जा सुरक्षा। तो लिखिए, है ना, यह क्षेत्र तेल एवं गैस का प्रमुख स्रोत है तथा तापी जैसी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, मजबूती मिल सकती है, ऐसे लिख दीजिए, मजबूती मिल सकती है। तीसरा क्या हो जाएगा? कूटनीतिक। कूटनीतिक है, कूटनीतिक क्या है? मध्य एशिया के देश एससीओ में शामिल है तथा संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट के लिए समर्थन प्रदान करते हैं तथा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि के मुद्दे पर भारत के हितों से साम्यता रखते हैं। कूटनीतिक हो गया, है ना। चौथा, क्षेत्रीय अस्थिरता समाप्त करने में, खासतौर पे अफगानिस्तान, लिखो अफगानिस्तान आदि में अस्थिरता समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा, खाद्य सुरक्षा, भारत के लिए क्या महत्व है? खाद्य सुरक्षा महत्व है। क्यों? यह क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र है, लिखो अर्ध शुष्क क्षेत्र होने के कारण, के कारण मोटे अनाज तथा दालों के उत्पादन, दाल मतलब पल्स, दालों के उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ पल्स की बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा हो सकती है। फिर क्षेत्रीय अस्थिरता हो गई, वही अफगानिस्तान आदि में अस्थिरता, कूटनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, ऊर्जा सुरक्षा हो गया, और क्या हो सकता है? ठीक है, कूटनीतिक भी हमने, आर्थिक भी कर लिया, इन्वायरमेंट भी कर लिया, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ये भी हो गया। छठवा है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी तो लिखिए INSTC, अशगाबाद प्रोजेक्ट, ये लिखना भाई सीधे, अशगाबाद परियोजना आदि के माध्यम से यह तीव्र एवं सस्ता मार्ग के माध्यम से भारत और यूरोप को जोड़ सकता है। तो ये 6 मत तो आप बता देंगे, ये तो प्रकाश ही तो डालना है, 6 मत आपने बता दिया, मोर देन इनफ है। 6 पॉइंट्स बहुत होते हैं। अब बोला है मजबूत करने के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, क्या चुनौतियां हैं? अच्छा, ऊर्जा सुरक्षा में 2 पॉइंट लिखना, तेल एवं गैस, और दूसरा न्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूक्लियर भी लिखना क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी के भी बहुत बड़े स्रोत है। तो ऊर्जा सुरक्षा में 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, अभी आपको दिखाऊंगा भी, जो कंटेंट यहाँ पे लिख के लाए वो भी दिखाऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट छूटे। मैं ये एकदम इंश्योर करता हूँ, ऐसा कभी ना हो कि आपका एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे छूट जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोला क्या चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है? तो अब चैलेंजेस देख लेते हैं। तो पहले मैं पहले आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, फिर रीड करके बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चैलेंजेस, तो चैलेंजेस से पहला चीन। चीन का व्यापार बहुत ज़्यादा है, चीन का प्रभाव बहुत अधिक है, खासतौर पर वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, OBR प्रोजेक्ट के बाद चीन का प्रभाव अत्यधिक बढ़ा है। ठीक है, तो पहली चुनौती चीन हो गई, व्यापार कई गुना, ये वो। ठीक है, दूसरा
दूसरी चुनौती क्या है? जलवायु परिवर्तन तथा रूस यूक्रेन युद्ध जनित अस्थिरता से प्रभावित। तीसरी चुनौती क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव। तो लिखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। ये हो जाएगा, प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी नहीं है। चौथा क्या है? यहां पर भी अस्थिरता है, अस्थिरता। ठीक है, अफगानिस्तान क्षेत्र में, तजाकिस्तान में, जब तालिबान वहां पे हुआ ना, तो तजाकिस्तान में वो लोग जाके छुपे जो। ठीक है, जो अफगानिस्तान से भागे थे वो लोग तजाकिस्तान में जाके छुपे हुए हैं। तो अस्थिरता एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बताइए। तो मेजर प्रॉब्लम भी हो गई। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम भी हो गई। और वही फिर कैसे व्यापार एवं निवेश का अभाव। ये 5 प्रॉब्लम हो गई, 6 हो गया। अब क्या करेंगे आप? तो विद्यमान चुनौतियां बता दिए, अब आप बताएंगे समाधान। क्या समाधान हो? ठीक है, तो समाधान क्या हो वही बताइए। कि निवेश एवं व्यापार तंत्र को बढ़ावा, प्लस 4C, मध्य एशिया का महत्व देखते हुए 4C। और 4C क्या होता है? ये कॉमर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्टैक्ट पर ध्यान जरूरी है। ठीक है, तो 4C ये कीवर्ड ध्यान में रखिएगा। 4C कॉमर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट मतलब क्षमता निर्माण, कॉमर्स मतलब व्यापार, कनेक्टिविटी मतलब क्या कहते हैं जुड़ाव, और कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता है। और भारत सरकार द्वारा कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के माध्यम से, ठीक है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के माध्यम से इस संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप ऐसे करके बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके बता सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। एक पॉइंट जो शायद मैं भूल रहा था महत्व पर, ये जो मंच मैंने बताया था ना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बार बार ये सहायता करते हैं, तो उसमें ध्यान रखना एनएसजी में भी भारत की मेंबरशिप का ये लोग समर्थन किए थे और भारत को यूरेनियम भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। ठीक है, तो भाई देखो, अब इंट्रोडक्शन एकदम, अब तो अब आपके लिए हलवा छाप क्वेश्चन है। मैप भी आपने बना लिया, आप तो एकदम टाइट हो यार, सब आपने कर लिया, एकदम कमाल है। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन क्या देना है? मध्य एशियाई क्षेत्र में एक दो देशों का नाम लीजिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान आदि देश शामिल है। ठीक है, तथा भारत को जोड़ने वाले सिल्क रूट से मतलब ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, या मतलब बता दिया मैंने आपको, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ठीक है, ये देखो एक्सटेंडेड नेबरहुड का ये पार्ट है। तो आप इसमें से कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मध्य एशिया, जिसमें ये देश शामिल हैं, भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है, जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ऐसा करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने व्यापार ये भी बता दिया था। खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है। देखो प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो तापी में तजाकिस्तान नहीं था क्या? तुर्कमेनिस्तान था। तापी में टी का मतलब तुर्कमेनिस्तान है, चेक कर लेना, है ना। मुझे लगा तजाकिस्तान का कोई गिलगिश प्रांत है, गालकिश, कुछ अजीब सा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था। तो तुर्कमेनिस्तान चेक कर लेना एक बार। तो हो सकता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। ठीक है, तो तापी प्रोजेक्ट नहीं तो सीधे तापी लिखो ना, ऐसे लिखो ही मत, तापी प्रोजेक्ट बस ऐसे लिखो। ये मैंने बता दिया था। खाद्य सुरक्षा का ऑप्शन दिया था कि दलहन की खेती के लिए व्यापक अवसर है। फिर भू रणनीतिक महत्व मैंने आपको बता दिया था कि INSTC मार्ग, अशगाबाद प्रोजेक्ट, मैंने अशगाबाद भी ऐड कराया था। ठीक है, अशगाबाद प्रोजेक्ट ये भी हो गया था। अफगानिस्तान के साथ अस्थिरता समाप्त करना, मैंने ये भी बता दिया था। ऊर्जा सुरक्षा यहां पर भी हम लोग बात कर लिए थे। ठीक है, देखो NSG भारत को विशेष छूट का समर्थन दिया था कजाकिस्तान ने, और यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ये बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर वही है नार्को आतंकवाद से सुरक्षा, क्योंकि वहीं पे क्या है, गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्रिस्केंट है। गोल्डन ट्राइंगल को कहते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, LMT, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये हैं गोल्डन ट्राइंगल। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया के जस्ट बगल में, ये क्या है? ये हैं गोल्डन क्रिस्केंट, जहाँ पे ड्रग्स, नार्को आतंकवाद बहुत ज्यादा होता है। तभी तक इससे भी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई? खराब संपर्क,
देखिए तापी, तापी लिखा है, तुर्कमेनिस्तान है भाई, ठीक है, मतलब तजाकिस्तान ने बोलता, गलत बोलता है, सॉरी। तो तापी प्रोजेक्ट रुका हुआ है, चाबहार बंदरगाह रुका हुआ है, एनएचटीसी, ये सारी परियोजनाएं बहुत विलंब है। अब विलंब के ही कारण स्वामी है ना, बहुत विलंब है, ये परियोजनाएं नहीं चलती है। चीन का प्रभुत्व है, ये भी मैंने आपसे बता दिया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन प्रत्यक्ष जुड़ा भी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी जुड़ा है, और व्यापार बहुत ज्यादा चीन करता है। सुरक्षा परिषद बहुत यहाँ पे अस्थिर सुरक्षा परिदृश्य है बहुत ज्यादा, ठीक है। बगल में ही अस्थिरता है, ठीक है, तो ये हो गया। और आंतरिक परिस्थितियां, ठीक है, तो आंतरिक परिस्थितियां मतलब वहां की बहुत चैलेंजिंग है। फिर मैंने बताया कि 4C लिखो और बताओ कि भारत को ऐसा ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो आपका आंसर बहुत सही बताया, कंप्लीट करा है, मैप बना के आप कमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। ये अब डायस्पोरा, एक एक सीधा पॉइंट था भारत डायस्पोरा, इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ फैक्ट यहीं पे देख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक दो फैक्ट है, 30 मिलियन लगभग डायस्पोरा भारत से बाहर रहते हैं, लगभग 90 बिलियन डॉलर भारत में ये भेजते हैं रेमिटेंस। भारतीय डायस्पोरा 90 बिलियन डॉलर भारत में भेजते हैं प्रति वर्ष, सबसे ज्यादा विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस ग्रहण करने वाली कोई कंट्री है तो भारत है। ये बात समझिएगा, तो इतना ज्यादा सोच रेमिटेंस, थोड़ा मोड़ा नहीं। ठीक है, 30 मिलियन जो भारतीय बाहर रहते हैं उसमें से लगभग 11 मिलियन वेस्ट एशिया में रहते हैं, यूएई, दुबई, सऊदिया, यहाँ पे 11 मिलियन लगभग रहते हैं। फिर उसके बाद यूएसए में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो ये दिमाग में रखना है। तो ये एक फैक्ट है, एक फैक्ट ये हो गया। अब इसके बाद ये जो प्रवासी भारतीय हैं, देखो प्रवासी भारतीय, जब ऐसा प्रवासी भारतीयों पे प्रश्न आएगा तो फिर आपको कुछ कीवर्ड ध्यान रखना है। देखो कीवर्ड सबसे पहले नोट कर लो, सबसे पहले क्या करो, कीवर्ड्स नोट कर लो कि ये कीवर्ड्स हैं जो हमें आंसर में ध्यान रखना है। कीवर्ड नंबर 1, डायस्पोरा का प्रश्न है, ठीक है, तो डायस्पोरा पे प्रश्न आ रहा है, तो कीवर्ड नंबर 1 क्या है, सॉफ्ट पावर। ये भारत की सॉफ्ट पावर के बहुत बड़े स्रोत है, सबसे पहली बात। दूसरा, ये क्या करते हैं, विभिन्न देशों में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, और क्या करते हैं, ये लॉबिंग का काम कर सकते हैं। लॉबिंग भारत में, जैसे जब न्यूक्लियर समझौता और सिविल न्यूक्लियर डील, जो सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई थी भारत की, उसमें भारतीय डायस्पोरा ने लॉबिंग करके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉबिंग किया था कि इंडिया के साथ ये सिविल न्यूक्लियर डील होनी ही चाहिए। तीसरा, ये क्या कर सकते हैं, निवेश और व्यापार में बहुत भूमिका निभा सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। और चौथा क्या कर सकते हैं, इनके पास स्किल, टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स हैं, ध्यान रखिएगा, स्किल है, टेक्नोलॉजी है और टेक्निक्स है, जो भारत में स्टार्टअप पारितंत्र और अवसंरचना विकास और भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा, कुछ कीवर्ड जो है वो ध्यान में रखना है। अब ये कह रहा है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका की चर्चा कीजिए। मतलब कह रहा है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा मेकिंग सेल्फ रिलायंट इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा मेकिंग सेल्फ रिलायंस इंडिया, ये पहला पार्ट है। फिर कह रहा है क्या चुनौतियां हैं, तो भारतीय डायस्पोरा के समझ क्या चुनौतियां हैं, तो कुछ चुनौतियां वही है कि भैया वो जिस देश में बस गए हैं तो वहां के हित वर्सेस भारतीय हित कभी कभार टकराव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ऋषि सुनाक, माना जाता है ना भारतीय डायस्पोरा है लेकिन बन गया पीएम, तो भारत की बात माने कि, समझ रहे, ये बात हो गई, हितों का टकराव। दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया कि कई बार उनकी डिमांड अलग होती है, कई बार उनकी डिमांड अलग होती है। उदाहरण के तौर पर या आप कह सकते हो अलग डिमांड, तो क्या होता है, जैसे जो वेस्ट एशिया में जो प्रवासी भारतीय रहते हैं वो कहते हैं यार भारत सरकार को यहाँ पे कार्य की गुणवत्ता सुधार करनी चाहिए, काफिला सिस्टम इत्यादि के संदर्भ में भारत सरकार को बात करनी चाहिए, किससे, वेस्ट एशियन देशों से, खासतौर पर सऊदी अरब, यूएई इत्यादि से, कतर से, कि भारतीयों पर इफेक्ट ना पड़े, मतलब प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा दूसरा बड़ा मुद्दा है। चुनौतियां, दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। तीसरी है भारत में अवसंरचना और निवेश का अत्यंत अभाव, तीसरी चुनौती है। तो जो खासतौर पे जो पढ़ाई लिखाई करने गए होते हैं भारतीय डायस्पोरा,
वो वापस भारत में ना आकर बाहर ही बस जाते हैं, ये बात हो जाती है। और चौथा हो गया स्वतः जुड़ाव का अभाव है। स्वतः जुड़ाव का अभाव है मतलब नहीं होता है कि फैमिली रिलेशनशिप ये वो, तो स्वतः जुड़ाव का अभाव है ना, जबरदस्ती जोड़े रखना पड़ता है। ये 4-5 चुनौती बताइए। समाधान क्या बताएंगे भाई? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान है ना, ये सब दिया जा रहा है, देखो अपना देश, ठीक है, प्रदेश घूमो, प्रवासी भारतीयों को बहुत रिस्पेक्ट और उनके लिए वीजा, प्रशुल्क इत्यादि चीजों पर आसान करने और जो है उनको भारत के विकास में सहयोग देने हेतु सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ेगा उनको भारतीय विकास में सहयोग के लिए। ठीक है, तो ये आप सीधा सीधा बता सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा बता सकते हैं। अब देखो, अब एक बार इस बात की करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अगर बात करें भारतीय डायस्पोरा की भूमिका, तो यहां पर आप देखो इंट्रोडक्शन आप बताओगे डायस्पोरा से रिलेटेड फैक्ट। क्या आप बता सकते हो कि डायस्पोरा कहते किसको, डिफाइन कर सकते हो भारतीय डायस्पोरा को, या डायस्पोरा से रिलेटेड फैक्ट दे सकते हो। एक बात समझना, जो आत्मनिर्भर भारत है दोस्तों, वो 5 स्तंभ पर आधारित है। आप अपना आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि कह रहा है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका। तो मैंने तो आपको बताया कि लॉबिंग करके, ये करके, इन्वेस्ट ले आ सकते हैं भाई, आत्मनिर्भर भारत में ऐसा ऐसा चाहिए। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स हैं। क्या है? अवसंरचना, जनसांख्यिकी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, ठीक है, तो निवेश, अवसंरचना, जनसांख्यिकी, और क्या है यहाँ पे देख लो, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र। सॉरी, तो यहाँ पे देख लो वापिस, मैंने 5 जो बताए गलत होंगे, ये चेक कर लो। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जनसांख्यिकी मतलब ठीक है पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी और सप्लाई चेन। ठीक है, सप्लाई चेन। आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे टेबल बना सकते हो, आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ और भारतीय प्रवासियों द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका। तो ये भी आप कर सकते हो कि आपने आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ बताया कि अर्थव्यवस्था में कैसा योगदान देंगे। ठीक है, तो ये निवेश ला सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दे सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं भाई, लॉबिंग वॉबिंग वाला सारा बता देंगे। ठीक है, कैसे क्या क्या कर सकते हैं आपने वो बता दिया। नवाचार ला सकते हैं, अवसंरचना को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, आसान ऋण और तकनीक दोनों उपलब्ध करा सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, है ना, रियल टाइम मॉनिटरिंग में हेल्प कर सकते हैं, ये सब बता दीजिए। अनुभव है बहुत अच्छा, बेंचमार्क इनके पास है, विकसित देशों में रहने का अनुभव है, बेंचमार्क है, ये बात आप बता सकते हैं। जनसांख्यिकी, ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत का तीसरा स्तंभ क्या है, जनसांख्यिकी। तो ये भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको टैप ऑन करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, रोजगार प्रदान करके, है ना, आसान वीजा उपलब्ध करा के, वीजा की मांग करके, ये क्या कर सकते हैं, टैप ऑन कर सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को। डेमोक्रेसी, क्योंकि ये भारत के सॉफ्ट पावर हैं, तो विश्व में जहां भी जाते हैं भारतीय लोकतंत्र, भारतीय, ठीक है, भारतीय उदारवाद इत्यादि के क्या होते हैं, दूत होते हैं, ये बात बताइए। और सप्लाई चेन, तो सप्लाई चेन में वही बात है, बहुत सारी कंपनियों के सीईओ हैं, बहुत ये हैं वो हैं, और जिसके तहत भारत में निवेश और कंपनियां आ सकती हैं। और आप बताइए, उदाहरण के तौर पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, जो यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, तो यूएसए और यूके मिलाकर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। आप ये बात प्रॉपर बता सकते हैं। ठीक है, ये बात आप प्रॉपर बता सकते, तो आपको 4 या 7 एक बार चेक कर लेना, योगी जी कुछ तो बताए थे, 4 या 7 एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन। तो आपको ये बात समझ में आई? आप चाहो तो टेबल फॉर्मेट में भी ये आंसर लिख सकते हो, टेबुलर फॉर्मेट में भी आंसर लिख सकते हो, और बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी टेबुलर फॉर्मेट में लिखने की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या करोगे, या तो आप क्या करो, प्रवासी भारतीयों को डिफाइन कर दो, या तो फैक्ट दे दो प्रवासी भारतीयों से रिलेटेड। मैं तो कहूंगा दोनों कर दो। तो कह रहा है अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई, और ये बीर नहीं है, और भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पीआईओ, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति एनआरआई
सहित भारतीय डायस्पोरा की कुल आबादी 30 मिलियन से अधिक है। तो एक साथ डिफाइन भी कर दिया कि डायस्पोरा क्या है, एनआरआई और भारतीय मूल के व्यक्ति 30 मिलियन से अधिक है, जो कि भारत की सॉफ्ट पावर के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत 5 स्तंभों अर्थात अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, जनसांख्यिकी, लोकतंत्र, आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। या तो आप ऐसे बता दीजिए, फिर जनरल पॉइंट्स लिख दीजिए जो मैंने बताए। सबसे पहले मैंने आपको जनरल पॉइंट्स बताए थे कि इतना निवेश आता है, इतना ये आता है, वो सब जनरल पॉइंट्स थे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उन्हीं जनरल पॉइंट को स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो सब हेडिंग्स में। अगर आप अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, जनसांख्यिकी, लोकतंत्र, आपूर्ति श्रृंखला को एक टेबल में अलग अलग दिखा दो कि अवसंरचना, फिर यहां पे लिख दो, फिर जनसांख्यिकी यहां पे लिख दो, फिर है अवसंरचना जनसांख्यिकी के बाद अर्थव्यवस्था यहां पे लिख दिया, लोकतंत्र और आपूर्ति श्रृंखला यहां पर लिख दिया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, आप इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन अब देखते हैं हम थोड़ा सा क्या है इसमें क्या दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो ये क्या है कि भारतीय डायस्पोरा सामरिक परिसंपत्ति है। ठीक है, सामरिक परिसंपत्ति क्यों? क्योंकि भैया ये भारतीय व्यापार को वैश्वीकृत कर सकता है, जो भारतीय चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ा सकता है विदेशों में, और निवेश लाने के लिए सुविधाकर्ता के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है फैसिलिटेटर के रूप, जो कि हुआ भी है, जो कि दिखता भी है। ठीक है, फिर वैश्विक मामलों का केंद्र है। ठीक है, वैश्विक मामलों का केंद्र है, तो इस बनने में भारत वैश्विक मामलों का केंद्र बनने में ये मदद कर सकता है, क्योंकि विश्व के बड़ी बड़ी पोस्ट पे, उदाहरण के तौर पे विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, वो भारतीय है। तो आप यहां पर 2-3 एग्जांपल दे सकते हो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पर क्या है? भारतीय है। भारत की छवि को मजबूत करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज्ञान मुख्यतः है ना, मुख्यतः आप कह सकते हो अत्यधिक, है ना, क्या बोल सकते हो आप, अत्यधिक कौशल युक्त डायस्पोरा है भारत का, अत्यधिक कौशल युक्त डायस्पोरा है। इससे क्या होता है? मुख्यतः भारत की छवि को एक तकनीकी पावर हाउस और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के स्रोत के रूप में सुदृढ़ करते हैं। तो ये एग्जांपल देखो, बहुत सारे एग्जांपल हैं। फिर इन्वेस्टमेंट, तो मेक इन इंडिया, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं ये। ठीक है, फिर है एआई, आईओटी आदि में क्या कर सकते हैं? मार्गदर्शन, गाइडेंस दे सकते हैं। मैंने ये भी कहा था ना, कि क्या कहते हैं, भारत में कर सकते हैं स्टार्टअप पायलट, ये सब, और मेंटरशिप दे सकते हैं। तो मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, रिलायंट इंडिया ये बना सकते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा, जो मैंने बताया उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब आता है कि क्या चुनौतियां हैं भारतीय डायस्पोरा के समझ, क्या चुनौतियां हैं। तो भैया स्वतः संबंध का अभाव है, मैंने पहले कहा स्वतः संबंध का अभाव है। तो आउटरीच रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब डायरेक्ट खुद से कांटेक्ट नहीं है, जरूरत पड़ेगी तभी कांटेक्ट होगा केवल। मतलब आपको जरूरत पड़े कि यार डायस्पोरा का हमारा काम है, तभी आपको याद आती है, भारत को जरूरत पड़ता है तभी याद आती है, समानता में याद नहीं आती। हालांकि भारतीय सरकार जो वर्तमान है उसने ये चीज तोड़ दी और प्रवासी भारतीय दिवस भी पूरा धूमधाम से मना रही है। फिर हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम थी जो छूट गया था, चुनौतियां बताते समय। ठीक है, कि बढ़ता संरक्षणवाद और ग्लोबल वैल्यू चेन में यूएसए की महत्वाकांक्षा ने, मतलब यूएसए चाहता है ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये चाहता है ना यूएसए। तो यूएसए की महत्वाकांक्षा ने क्या किया है? वीजा संबंधी मानदंडों संबंधी चिंताएं उत्पन्न की हैं, वीजा मानदंडों संबंधी चिंताएं उत्पन्न की हैं, बात बता सकते हैं। इनकी बहुत विविध प्रकार की मांग है। ठीक है, बहुत डाइवर्सिफाइड मांग है। ठीक है, जैसे अमेरिका में रहने वाला भारतीय निवेश के लिए भारत की ओर देखता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो वो क्या, अमेरिका में जैसे मेरा दोस्त रह रहा है, तो वो क्या करता है? अपने घर में पैसा भेजता है, उसके भैया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ रुपया भेजता है, तो वो निवेश के लिए भारत को देखता है। लेकिन फिजी मॉरिशस वाले सोचते हैं रामायण पढ़ लें, महाभारत देख लें, आ जाए वापस, नौटंकी देख लें, वो ये चाहते हैं। ठीक है, खाड़ी देश वाले चाहते हैं कि भारतीय वहां पे क्या करे, भैया हमको काम करने की उचित परिस्थिति प्रदान हो, हमारे साथ गैर मानवीय अमानवीय व्यवहार ना हो, अपमानजनक, ठीक है, व्यवहार ना हो। ये कौन चाहता है? वेस्ट एशिया वाले। तो सबके डाइवर्सिफाइड मांग है। फिर है सुरक्षा संबंधित चुनौतियां, खासतौर पे
बहुत सारे देश अस्थिरता से पीड़ित हैं, कई बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आदि का सामना करना पड़ता है। फिर क्या करें, कंक्लूजन में बताएंगे कि इनकी सुरक्षा, इनके भारत लाने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, वो आप कंक्लूजन में बताएंगे। तो भारत क्या करती है, ओसीआई कार्ड योजना एक जारी की है, ठीक है, प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनके लिए की है, भारत को जानो, ये भी मैंने बताया था, देखो अपना देश में बता रहा था, भारत को जानो, भारत में अध्ययन करो, स्टडी इन इंडिया, ठीक है, ये सब परियोजनाएं भारत सरकार शुरू की है, जिसके लिए वही प्रवासी भारतीय दिवस बता दीजिएगा, जिसके तहत, ठीक है, प्रवासी भारतीयों के साथ गंभीर और नए प्रकार के जुड़ाव की कोशिश की जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये बात बता सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे काम कर सकते हैं, देखो अगर आप इंट्रोडक्शन में फैक्ट नहीं दे रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, एक मैप बना सकते हो, वर्ड मैप, यहां पे ठीक है। अब यहां पे क्या करो, एक मोटी लाइन दिखाओ खाड़ी देश में, यूरोप में, अमेरिका में मोटी लाइन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लिखो प्रमुख भारतीय डायस्पोरा क्षेत्र, डायस्पोरा क्षेत्र मतलब अफ्रीका में बहुत कम है, ठीक है, रशिया में बहुत कम है, साउथ अमेरिका में बहुत कम है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है लेकिन बहुत कम है, लेकिन भारतीय डायस्पोरा इन जो रीजन है वहां पे बहुत है। तो आप ये बात बता सकते हैं क्या, ये आप कह सकते हैं भारतीय डायस्पोरा का मुख्य संकेंद्रण, मुख्य संकेंद्रण यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया आई गया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो आप इस तरह से भी मैप बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बस यार मैप सोचोगे ना तो बन जाएगा, मैप सोचो कि यार क्या बनाना चाहिए मुझे मैप, तो आप आराम से बना लोगे, नहीं सोचोगे तो क्या किया जा सकता है। अभी शीत युद्ध नहीं पढ़ाना है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है। ये अब आते हैं वापस दक्षिण एशिया पे, पड़ोसियों पे। तो कह रहा है सार्क के अंतर्गत प्रारंभ पहले वांछित दिशा में आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जो जो पहले थी सार्क के अंदर वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, कौन कौन सी पहले थी, साफ्टा, सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बेसिकली साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ना साफ्टा, सार्क कनेक्टिविटी प्रोग्राम था जिसको भारत, फिर क्या हुआ, एक सेकेंड, इन लोगों का डाउट क्या होता है सर, ये नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा क्या बताया जाए, आ तो गया यूपीएससी की नोटिफिकेशन, फॉर्म भी भरा गया, भुला जाते हैं लोग, नहीं किया समूहों का, वही हम कॉल करते हैं, फिर कॉल 10 बार कॉल करेंगे नहीं उठा तो फिर मैसेज यही डालेंगे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, इसीलिए बढ़िया बढ़िया कि कल वे नहीं उठाते, बढ़िया है, फिर दर्द से बचे थे, ठीक है। तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट है ना, वो आपका शुरुआत हुई, वो नहीं हुआ। साउथ एशिया सैटेलाइट भारत ने कहा चलो भेजेंगे, वो भी नहीं, पाकिस्तान ने उसको भी मना कर देखा नहीं। फिर कहा कि साउथ एशिया कॉरिडोर बनाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं साउथ एशिया में, पाकिस्तान नहीं नहीं ये भी नहीं होगा। फिर क्या हो रहा है, आतंकवाद, अस्थिरता बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, और ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है अन्य क्षेत्रों के हिसाब से। आप देखोगे अगर आप एक तुलना करो, मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ पूरा सार्क और बिम्स्टेक, पहले पूरा समझा दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे फिर करेंगे, ठीक है। तो मैं हर बार की तरह ऐसे ही करूंगा, पहले आपको मैं एक बार टॉपिक समझाऊंगा कि ये होल टॉपिक क्या है, किस डायरेक्शन में सोचना है, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन अपने मन से देखेंगे, फिर ये रीड करेंगे। 3 स्टेप के प्रोसीजर में कोई एक स्टेप आपको नहीं भी समझ में आता ना तो अगले 2 स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छी बात ये होती है कि हम 3-3 बार समझते हैं, ठीक है, इसीलिए समय लग रहा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में एक पूरी क्लास जा रही है, इसी कारणों से जा रही है, ठीक है। तो देखो, तो सार्क के बारे में अगर आप देखें, सार्क मतलब साउथ एशिया रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है।
है ना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, कुछ कुछ ऐसा फुल फॉर्म है, जो भी ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश हैं बहुत सारे, चाइना को छोड़ दीजिए तो उधर ले लीजिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, इधर आपका हो गया म्यांमार और बांग्लादेश, ये सब होते हैं सार्क के कंट्रीज। नेपाल भूटान भूल गया था भाई, नेपाल भूटान भी है, ये सार्क कंट्रीज हैं। कोई बात नहीं, सार्क कंट्रीज अभी हम पढ़ भी लेंगे, हमको उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है, हमको उसके लिए परेशान नहीं होना है। मेन चीज ये देखिए, तो यहां पर क्या है ना, ये जो है अगर आप एक फैक्ट देखें तो आसियान का जो टोटल विश्व का व्यापार होता है, आसियान जैसे जो टोटल व्यापार करते हैं आसियान, उसका 25% वो अपने में करते हैं आपस में। तो जो रीजनल ग्रुपिंग आसियान भी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, आसियान भी तो क्या है, रीजनल ग्रुपिंग है। वो जो व्यापार कर रहे हैं विश्व में, उसमें क्या है, 25% आपस में कर रहे हैं, ग्रेटर देन 25%। लेकिन सार्क वाले आपस में 5% कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान में लगभग व्यापार जीरो है ही नहीं, व्यापार पूरा बंद। पाकिस्तान अकड़ में बंद कर रखा है, और भारत बोल रहा है कि भैया जब तक आतंकवाद नहीं से करोगे व्यापार नहीं करेंगे। पाकिस्तान कहता है हमको करना ही नहीं है तुमसे व्यापार, है ना। तो अकड़ है उनके यहाँ। 250 रुपये आटा बिक रहा है, 250 रुपये किलो आटा, ठीक है। तो जो हमारे सर संघ चालक बोल दिए कि भैया भिजवा दो यार आटा 10-20 लाख टन, हमारे पड़ोसी तो अखंड भारत में वो भी तो आता है। जब अखंड भारत बनाएंगे तो पाकिस्तान तो लोग मर जाएंगे, तो क्या होगा अखंड भारत बना के, तो भेजो यार वहां पे आटा। सोचो 250 रुपये किलो आटा पर चल रहा है, टमाटर और प्याज तो कोई खा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन अकड़ नहीं जा रही है, अकड़ ऐसी चीज है जेबे नहीं करती है, बहुत बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो आपको बात समझना पड़ेगा। तो शार्क में जितने प्रोजेक्ट सार्क ने शुरू किए सब ठप पड़ गए। अब क्या करें, ठीक है, अब क्या करें। तो ऐसा माना जाता है कि जो बिम्स्टेक बनाया भारत का एक काम करते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बना देते हैं, या टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना देते हैं, बिम्स्टेक, ठीक है। इसमें क्या होगा, बे ऑफ बंगाल के आसपास के जितने देश हैं, बेसिकली सार्क माइनस अफगानिस्तान, पाकिस्तान प्लस म्यांमार, ठीक है, और थाईलैंड, सॉरी प्लस थाईलैंड, ये जोड़ दिया। तो सार्क माइनस अफगानिस्तान, पाकिस्तान प्लस थाईलैंड, यही बना दिया बिम्स्टेक, यही बना दिया बिम्स्टेक। अब बात आई कि यार ये जो बिम्स्टेक है, ठीक है, बिम्स्टेक है, तो इसको कई बार कहा जाता है कि सार्क का समानांतर संगठन है, ठीक है, या सार्क का विकल्प है। तो आपको जैसे यूपीएससी ने भी जो क्वेश्चन पूछा था वही पूछा था कि दोनों में समानताएं, दोनों में असमानताएं बताना है, तो ऐसे ही बताएंगे जो बात कह रहा हूं, ठीक है। तो रीजन अलग अलग है थोड़ा बहुत, है ना, वो एक्ट ईस्ट पर फोकस कर देता है बिम्स्टेक। तो आप अगर देखेंगे तो जैसे देखिए, अगर मैं यहां पर भारत का मैप बनाऊं, ठीक है, ये भारत है, ये हमारा शार्क है, सार्क, सार्क बार बार बोल रहा हूं मैं, सार्क है, और ये हमारा बिम्स्टेक है। ऐसे दिखा दीजिएगा, बिम्स्टेक थोड़ा सा छोटा सर्किल बनेगा, ज्यादा दिख, ठीक है, ये बिम्स्टेक है ना, और ये सार्क है। अब क्या है, बिम्स्टेक के जो प्रोजेक्ट हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं। जैसे क्या क्या चल रहा है, पहले कुछ प्रोजेक्ट याद कर लो। BBIN, बांग्लादेश भूटान इंडियन नेपाल कॉरिडोर, ठीक है। फिर इंडिया म्यांमार थाईलैंड मल्टीलेटरल हाईवे, ये। फिर है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसके पहले कीवर्ड याद कर लो, बिम्स्टेक का प्रश्न पूछेगा तो कुछ कीवर्ड ध्यान में रखोगे। फिर है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, सागर, ये कीवर्ड डालेंगे। फिर एक चीज डालेंगे, ये है ब्रिज, बिम्स्टेक ब्रिज है किसके बीच में, नेबरहुड फर्स्ट यानी नेबरहुड्स और एक्ट ईस्ट, क्योंकि देखो इसमें क्या है, थाईलैंड भी है और म्यांमार भी है जो कि आसियान का पार्ट है। थाईलैंड और म्यांमार ये दोनों देश आसियान के पार्ट हैं। इससे क्या होता है, बिम्स्टेक से क्या फायदा हो रहा है, ये ब्रिज का काम कर रहा है, एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट, क्योंकि भाई नेबरहुड फर्स्ट में हम सार्क कंट्रीज को देख रहे थे और एक्ट ईस्ट में हम आसियान देशों को और जापान को देख रहे थे। तो ये क्या ब्रिज का काम कर रहा है। और जो छठवां आपको कीवर्ड ध्यान रखना है बिम्स्टेक के लिए, वो ये ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्वी भारत का विकास,
भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से, सामान्यतः उत्तर पूर्वी भारत मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं ये मतलब भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा, लेकिन चूंकि हमारे बोलचाल प्रचलन में इतना ये चीजें बैठ गई है ना, जैसे हम बोलते हैं दक्षिण भारत, तो ऐसा लगता है दक्षिण भारत एक अलग देश है, उत्तर भारत एक अलग देश है। हम ये भी तो कह सकते हैं भारत का दक्षिणी हिस्सा या भारत का उत्तरी हिस्सा, ये समझिएगा थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, हमारे बोलचाल के भाषा में ऐसा हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, वो आ गया है, कोई बात नहीं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपके आंसर में दिखने चाहिए, जब आप आंसर लिखेंगे कीवर्ड दिखने चाहिए, मैप दिखने चाहिए, और मैप में वही इंडिया म्यांमार थाईलैंड मल्टीलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, BBIN कॉरिडोर और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये 3 आप मैप में दिखा दीजिएगा, मैप में दिखा दीजिएगा, जो मैंने अभी बनाया था वो मैप में आप दिखा दीजिएगा। अब देखो, अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम क्या करना है, ठीक है, हमको क्या करना है। तो कह रहा है, अब पहला पार्ट कह रहा है सार्क के अंदर प्रारंभ पहले वांछित दिशा में आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है, तो जो दिशा में बढ़ना चाहिए था वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, पहली बात, पहला स्टेटमेंट ये दे रहा है, तो यानी इसके पक्ष में तर्क बताना है कि हाँ भाई नहीं बढ़ रही है, क्यों क्यों नहीं बढ़ रही है, कारण बताना है। इसलिए बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में, मतलब साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में रीजनल ग्रुपिंग के लिए एक जीवंत वैकल्पिक मंच हो सकता है, यानी एक लाइवली अल्टरनेटिव फोरम हो सकता है, अल्टरनेटिव फोरम हो सकता है। तो देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव इनिशिएटेड अंडर सार्क आर नॉट मूविंग इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, ये नहीं मूव कर रहे हैं भाई डिजायर्ड डायरेक्शन में। Therefore, BIMSTEC can be a vibrant alternative platform for रीजनल ग्रुपिंग इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इसी को डिस्कस करना है। तो पहला 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है। तो पहले आपको बताना है सार्क वाला क्यों नहीं डिजायर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, और फिर बताना है आपको दूसरा कि बिम्स्टेक कैसे अल्टरनेट हो सकता है, बढ़िया अल्टरनेट हो सकता है। कंक्लूजन क्या देंगे, कंक्लूजन ये देंगे कि ध्यातव्य है कि क्षेत्रीय विकास के लिए यह अल्टरनेट नहीं है बल्कि सार्क का पूरक है। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार जो मानती है भाई, भारत सरकार ये नहीं कहती कि हम सार्क को खत्म कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार कहती है सार्क तो बहुत अच्छा है, सार्क हम आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान में बस चिरकुटाई कर रहा है, पाकिस्तान चिरकुटाई बंद कर देता तो शार्क को हम आगे ले जाते। शार्क शार्क क्यों बोल रहा हूं मैं, मेरे दिमाग में क्यों शार्क आ गया है, सार्क होना चाहिए, सार्क क्यों पता नहीं है, मेरे दिमाग खराब हो गया, क्या हो जाता है कई बार दिमाग खराब, ठीक है, उसका कोई समस्या नहीं है। भारत सरकार सार्क हम बंद नहीं कर रहे हैं, सर्कवा तो चलते रहेगा, लेकिन हम इसके अल्टरनेटिव नहीं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में, इसके पूरक के रूप में हम ला रहे हैं बिम्स्टेक। भारत सरकार की ये मानना है। ये मूलतः बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल में है, तो बे ऑफ बंगाल में, तो मैंने कहा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, वो पूरे वाले रीजन में, और काहे का ग्रोथ और काहे की सिक्योरिटी, तो चूंकि वो एक समुद्री क्षेत्र भी है बे ऑफ बंगाल, तो वहां पे ब्लू इकोनॉमी की संभावना बहुत ज्यादा है, थाईलैंड ये वो, ब्लू इकोनॉमी की संभावना बहुत ज्यादा है, इस वजह से है ना, यहां पर और ज्यादा संभावना हो जाती है। अब थोड़ा सा हम सार्क की चिंताएं देखते हैं पहले, कि सार्क क्यों नहीं वांछित दिशा में आगे बढ़ा, पहले तो ये, अच्छा पहले इंट्रोडक्शन और ये सोच लेते हैं। आप इंट्रोडक्शन में दोनों को इंट्रोड्यूस करा देंगे। सार्क का तात्पर्य दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है, वहीं बिम्स्टेक क्या है, बंगाल की खाड़ी के देशों का संगठन है। आप ये बात सीधे सीधे बताएंगे, सीधे सीधे बताएंगे, आप बताएंगे जहां पर अपनी स्थापना के बाद से ही सार्क निम्न कारणों से वांछित दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है, या सार्क के अंतर्गत विभिन्न पहलें निम्न कारणों से आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप सीधे सीधे ये बताएंगे। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे, और मैप में ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, ये गोला बनाएंगे, और यहाँ पे वही कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ठीक है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत से म्यांमार तक, और BBIN कॉरिडोर, ये BBIN बना देंगे, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ये बनाएंगे आप प्रॉपर, ठीक है ना, ये बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि सार्क एवं बिम्स्टेक, यहाँ पे लिखेंगे बिम्स्टेक, यहाँ पे लिखेंगे सार्क, ठीक है, ये आप बनाना है आपको मैप में। अब समझिए मेरी बात, अब तो इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर आपने बताया कि सार्क वाली क्यों नहीं चल रही है, तो क्यों नहीं चल रही है, तो पाकिस्तान का असहयोग, तो पहला पॉइंट वही है, पाकिस्तान का असहयोग, हमेशा इस बात को एकदम फोकस करके रखना है, ठीक है, पाकिस्तान का असहयोग, तो क्या है, सार्क मोटर वाहन एग्रीमेंट से पाकिस्तान ने विरोध किया,
ठीक है, तो इसको क्या किया, इसका नाम अब बन गया BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बन गया। सार्क उपग्रह परियोजना को इसने रोका तो इसका नाम बन गया दक्षिण एशिया उपग्रह और भारत ने लॉन्च किया। तो पहला पॉइंट वही, पाकिस्तान का असहयोग। दूसरा चाहिए तो फिर से सुरक्षा असहयोग, यहां पे भी पाकिस्तान को लेते आइए, सुरक्षा असहयोग, ठीक है, सुरक्षा असहयोग, सिक्योरिटी नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। यहां पे क्या है, कोई मध्यस्थता की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था की नहीं व्यवस्था है, कई बार गुटबाजी भी है, और पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद पर रोक लगाने का पाकिस्तान द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई है। पाकिस्तान नॉट प्रोवाइडेड एनी गारंटी टू, ठीक है, कंट्रोल और, है ना, एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। तो ये बात आपको बताना है, पाकिस्तान ने कुछ आतंकवाद से रिलेटेड नहीं काम किया है, तो ये बात आपको बताना है। तो ये हो गया पाकिस्तान का सहयोग, ये हो गया। अब तीसरा है विषमता, भारत और अन्य देशों के बीच विषमता, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, भारत को बिग ब्रदर मानते हैं, इस वजह से यह सोचते हैं कि भारत को अधिक लाभ होगा किसी भी परियोजना में, और वह परियोजनाओं को पूर्ण करने में इच्छुक नहीं रहते हैं। तो आपको यह बात बतानी है, ठीक है। तो आपको बताना बिग ब्रदर सिंड्रोम, मैंने ये भी लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, अभी बताता हूं, बिग ब्रदर सिंड्रोम एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर है व्यापार का अभाव, व्यापार का अभाव मैंने आपको बताया, साफ्टा के बावजूद, तो आपको बताना है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते के बावजूद इस क्षेत्र में व्यापार लगभग 5% है, जबकि आसियान में अंतरा क्षेत्रीय यानी इंट्रा रीजनल व्यापार 25% है। इंट्रा रीजनल व्यापार वहां पे 25% है, इंडिया 5, मतलब यहां पे 5%। फिर है संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी, क्योंकि अन्य देशों द्वारा इच्छा नहीं जगाई गई है, और यहां पे लिखिए अन्य देशों तथा चीन का प्रभाव, संसाधनों की कमी तथा चीन का प्रभाव। आपको बताना है चीन द्वारा, ठीक है, चीन द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से, स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों में अत्यधिक निवेश किया गया है, ठीक है। फिर यही बात है, वार्षिक शिखर सम्मेलनों का स्थगन हो जाता है, वही कोविड के बाद, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के बाद, जब वो पुलवामा अटैक और पता नहीं कौन कौन सा अटैक हुआ था, तो हर कारण से क्या होता है कि ये बैठके ही नहीं हो पाते, इसकी वार्षिक बैठकें ही नहीं हो पाती हैं। ये देखोगे 5-6 प्रॉब्लम आपको दिख गई होगी, ये बात आपको बताना है कि हाँ इस वजह से सार्क खराब, मतलब सार्क गर्त में जा रहा है, गढ़ई जा रहा है। अब आप बताएंगे कि हाँ बिम्स्टेक निम्न कारणों से वैकल्पिक मंच हो सकता है, आप बताएंगे हाँ निम्न कारणों से वैकल्पिक मंच है, ठीक है। तो आप बताओ क्यों, क्योंकि भू आर्थिक महत्व है, भू आर्थिक महत्व है, बंगाल की खाड़ी जैसा समृद्ध क्षेत्र है जहां पर ब्लू इकोनॉमी की अत्यंत बेहतरीन संभावनाएं हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया संभावना है ब्लू इकोनॉमी की। दूसरी बात है ये पाकिस्तान रहित है, ये बात मैंने आपसे डिस्कशन कर दी कि पाकिस्तान नहीं है तो यहां पर चर्चाएं हो पाती हैं, डिस्कशन हो पाता है, ठीक है। तीसरी बात यहां पर क्या है, बैलेंस है, संतुलन है, लिखेंगे संतुलन है। किस चीज का संतुलन है, यहां पर थाईलैंड भी है, ठीक है, यहां पर थाईलैंड भी है, जिससे क्या होता है, भारत का अत्यधिक प्रभाव होने की संभावना न्यून हो जाती है। बिग ब्रदर सिंड्रोम आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं, संतुलन ब्रैकेट में थाईलैंड की उपस्थिति के कारण बिग ब्रदर सिंड्रोम इस समूह में न्यून दिखता है, ठीक है, न्यून दिखता है मतलब कम दिखता है, बिग ब्रदर सिंड्रोम उतना नहीं दिखता है, क्योंकि थाईलैंड भी एक मजबूत राष्ट्र और भी है। फिर मैंने ये भी बताया नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट का ये कन्वर्जेंस है, अभिसरण है, अभिसरण है, ठीक है। फिर क्या है, क्षेत्रीय, भारत की मत लिखिएगा, यह क्षेत्रीय ब्लू इकोनॉमी क्षमता को साकार कर सकता है, ठीक है, यानी समुद्री संसाधन, तो लिखेंगे इस क्षेत्र में व्याप्त समुद्री संसाधनों का संधारणीय दोहन संभव हो सकता है। फिर क्या है, चीन को काउंटर किया जा सकता है इसके माध्यम से, ठीक है, चीन को काउंटर किया जा सकता है, यह बात मैंने आपसे बताई दी थी, और मैंने आपको कुछ बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट्स आप यहां पर डाल दीजिएगा, ठीक है, और मैप आपने बनाई दिया था। अब क्या कंक्लूजन क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है कि दोनों, ये देखिए यही लिखा है, सार्क और बिम्स्टेक भौगोलिक रूप से अतिव्यापी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब ठीक है इनके जो क्षेत्राधिकार है वो व्यापन कर रहे हैं, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, नो डाउट ओवरलैप कर रहे हैं भौगोलिक रूप से, लेकिन ये एक दूसरे का विकल्प नहीं बन सकते हैं, एक दूसरे का विकल्प नहीं बन सकते, ध्यान रखिएगा, है ना। ये एक
सार्क क्या है? सार्क एक विशुद्ध रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ग्रुपिंग है। जबकि बिम्स्टेक क्या है? एक इंटर रीजनल ग्रुपिंग है। वहां पे आसियान के भी देश है, वहां पे सार्क के भी देश हैं, तो इंटर रीजनल ग्रुपिंग है। ठीक है, इंटर रीजनल ग्रुपिंग है, तो ध्यान रखिए, यही बात आपको बतानी है। चाहे आप सीधे कंक्लूजन लिख सकते हैं, ध्यातव्य है कि बिम्स्टेक की संभावनाएं देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण नजर आता है, परंतु बिम्स्टेक की सफलता सार्क को निरर्थक नहीं बनाती, बल्कि यह सार्क को पूरकता प्रदान करती है, या दक्षिण एशिया में विकास के लिए सार्क को पूरकता प्रदान करती है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो मैंने आपको लगभग सारी बातें समझा दी थी प्रॉपर, आपको एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे करवाए थे प्रॉपर, है ना? तो आप इसको करिए। हाँ, सागर वाला बता दीजिएगा, भारत की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, यहीं पर है ना, ब्लू इकोनॉमी में इसको साकार करता है। तो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही 6-7 पॉइंट यहाँ पर बताए थे। ठीक है, तो वो ऐड कर दीजिएगा, तो ये भी आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।